सबसे बुनियादी शर्त यह है कि हमें पढ़ना बहुत चाहिए लिखने के पूर्व, और यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस विधा में हम लिख रहे हैं वही पढ़ें। तो लेखक को कहीं कहीं शंकर जी जैसा विस्मयी भी होना पड़ता है। देखिए, लेखन में समर्पण बहुत आवश्यक है। इसको हम कमिटमेंट भी कह सकते हैं। तो जब तक हमारा कमिटमेंट नहीं है, हमारा सरोकार नहीं है, हमारा समर्पण भाव नहीं है लोक की पीड़ा से, दूसरों के दुख दर्द से और तकलीफ़ से, तब तक हम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ मन बहलाव का साधन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DW पॉडकास्ट दास्ता कहते कहते में। आज हमारे साथ सागर के एक जाने माने कवि, वरिष्ठ कवि और विद्वान कवि हमारे साथ बैठे हैं, जिनका नाम है श्री वीरेंद्र प्रधान जी। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि आप 7वीं 8वीं से ही लेखन के जगत में अपने कदम रख दिया था, तो पहला प्रश्न आपसे यही है कि लेखन को सुधारने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, और जैसे किसी लेखक को कोई बात कितनी जल्दी पता चल जाए जिससे उसके लेखन में निखार आ सकता है, निखार आएगा। देखो मित्र, सबसे बुनियादी शर्त यह है कि हमें पढ़ना बहुत चाहिए लिखने के पूर्व, और यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस विधा में हम लिख रहे हैं वही पढ़ें। हम भले कविता लिखते हैं और हमें कहानी भी पढ़ना चाहिए, उपन्यास भी पढ़ना चाहिए, निबंध भी पढ़ना चाहिए, महापुरुषों के पत्र, वही भी अपने आप में एक शैली है। नेहरू जी के पत्र जो इंदिरा जी के नाम उन्होंने जेल से लिखे थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, वो पठनीय पत्र हैं, रिपोर्टाज हैं। ऐसी भिन्न भिन्न विधाएँ हैं, भिन्न भिन्न विधाओं की चीज़ें हमें अधिकतम पढ़ना चाहिए। जैसे कहानी का जहाँ तक प्रश्न है, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, और बिल्कुल आधुनिक युग में कमलेश्वर और उदय प्रकाश, इनकी कहानियाँ हमें अधिकतम पढ़नी चाहिए। और जब हम फ्री मूड में होते हैं तो हमने जो कुछ पढ़ा है उस कहानी के बारे में, उस कविता के बारे में, उस संस्मरण के बारे में हम सोचें। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अच्छा लेखन कैसे हो। तो जब हम बहुत सारा पढ़ेंगे तो उस लेखक के साथ, उसकी रचना के साथ हम भी कहीं न कहीं सहयात्री हो जाते हैं। उनमें वर्णित पात्र, किरदार, उनके बराबर से हम भी चलने लगते हैं कहीं, और हमारा शब्द भंडार भी निश्चित रूप से बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि बहुत सारा पढ़ें, उसके बाद कुछ लिखने की कोशिश करें, तो विचार बड़ी तीव्रता से हमारे दिमाग में आते हैं। और जब भी कोई विचार आता है, जब भी कोई आइडिया आता है, किसी कहानी का, किसी कविता का, किसी चीज़ का प्लॉट हमारे दिमाग में है, हमें तुरंत लिख डालना चाहिए, इसलिए कि उसके खो जाने का भी खतरा रहता है। जो प्लॉट हमारे दिमाग में है उसके खो जाने का भी खतरा रहता है। हम पेंसिल और रबर का सहारा लेते हुए लिखें पेन के बजाय, और अपना लिखा हुआ बार बार पढ़ें। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें कहीं कोई दोष है तो हम स्वतः दिखने लगता है, और उस दोष को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर अगर लेखन की प्रतिभा है और हमें उसमें रुचि है, तो इस कला को और मांझा जा सकता है, निखारा जा सकता है बार बार प्रयास से। तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ें और बहुत ज़्यादा लिखें और लिखते रहें, और एक डायरी लेखन या किसी रूप में लिखने की आदत डालें। रोज़ हम कुछ ना कुछ लिखें। मतलब पढ़ना और लिखना
दोनों बहुत ज़रूरी है, जिससे लेखन में सुधार आ सकता है। जी, तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि हम देखते हैं जब लेखक भावनात्मक तौर पर अपने जीवन की घटना को लिखता है तो उस समय विचारों में किस तरह परिवर्तन लाए जाएं कि व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ उसमें सामाजिक हित भी जोड़ा जा सके। देखिए, लेखन में समर्पण बहुत आवश्यक है। इसको हम कमिटमेंट भी कह सकते हैं। तो जब तक हमारा कमिटमेंट नहीं है, हमारा सरोकार नहीं है, हमारा समर्पण भाव नहीं है लोक की पीड़ा से, दूसरों के दुख दर्द से और तकलीफ़ से, तब तक हम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ मन बहलाव का साधन हो सकता है। तो लोक से तादाद में स्थापित करने की कोशिश करें, आम आदमी बन के जीने की कोशिश करें, लोगों की तकलीफ़ को करीब से देखने की कोशिश करें और फिर हम जो लिखेंगे तो निश्चित रूप से सार्थक होगा। दूसरी बात, भाषा के प्रति प्रेम। हम सामान्यतः हमारी जो मातृभाषा है हम उसमें ही सोचते हैं और उसमें ही लिखते हैं। मातृभाषा हमारी कुछ और है और हम किसी और भाषा में लिखते हैं तो उतना प्रभावी हम नहीं लिख पाएंगे। तो भाषा के प्रति प्रेम रखें, फिर हम जो भी लिखेंगे लोगों को पसंद आएगा। अगर हमको भाषा के प्रति प्रेम नहीं है, भाषा के प्रति प्रेम पहली शर्त है, तो हमारा लिखा सतही या बनावटी अधिक लगेगा। जी, हमारा अगला प्रश्न है सर कि लेखन कार्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए एवं नकारात्मक विचारों का अधिक चुनाव लेखन पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए, द्वंद्व तो प्रकृति का नियम है। अच्छे विचारों और बुरे विचारों में द्वंद्व हमेशा चला है, चलता है और चलेगा। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हम अपने चिंतन को सकारात्मक रखें, उस पर नकारात्मकता को हावी न होने दें, और जहाँ तक अपने व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभूति से समाज पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, मेरे ख्याल से आपका इस प्रकार का इशारा है, उसकी बात है, तो लेखक को कहीं कहीं शंकर जी जैसा विस्मयी भी होना पड़ता है। नकारात्मकता जैसे विचारों से लोगों पर दुष्प्रभाव ना पड़े, उससे बचाने के लिए नकारात्मक विचारों को हमें स्वयं को अपने आप में पीना पड़ेगा, जिस प्रकार से शिव जी ने गरल पिया था। अभी जैसे कुछ वीर रस के लेखक कविताएं लिखते हैं तो वो राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो क्या हम इसे उससे जोड़ सकते हैं क्या? वीर रस में कविता का महत्व है, लेकिन यह युद्ध या ऐसे समय अधिक उपयोगी है वीर रस का लेखन। कटाक्ष वगैरह का जहाँ तक प्रश्न है, यह तो अच्छी चीज़ है। एक कार्टूनिस्ट एक कार्टून बनाता है, एक कवि या लेखक अपनी रचना में वो इस प्रकार से व्यंग्य करता है कि जिस पर प्रहार हो वह समझ भी जाए और तिल में लागे रह जाए। फिर उसके बाद उसे लगता है कि व्यवस्था में कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो सुधार का प्रयास वो करेगा। तो कवि और लेखक एग्जैक्ट समाज सुधारक नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका पत्रकार जैसी होने के साथ साथ समाज सुधारक वाली भी है। उसे समस्याओं को सामने रखकर उसके तई उनका क्या समाधान हो सकता है वह भी उसे सुझाने का प्रयास अपनी रचना के माध्यम से करना चाहिए। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय परिदृश्य में औरतों के विषय और जातिवाद पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम आप जिस समाज में रह रहे हैं, यह पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक
व्यवस्था वाला जी हाँ। वाली भूमि है। हमारे ही देश में ऐसे स्थान और ऐसे प्रदेश भी मिल जाएंगे जहाँ मात्र सत्तात्मक या महिला प्रधान है। तो जहाँ पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान वाली व्यवस्था है, वहाँ चूँकि पुरुष यह समझता है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं कहीं सुपर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और महिला पर अत्याचार और अन्याय का एक कारण यह भी है। जी। और ऐसी ही स्थितियाँ वहाँ पुरुष के साथ निर्मित हैं जहाँ मात्र सत्तात्मक स्थान हैं। नारी पर जहाँ तक अत्याचार और अन्याय की बात है, हम देखते हैं कि पुरुष सत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज में लोग संतान के रूप में और बच्चे का ही जन्म चाहते हैं, और देखते हैं गर्भस्थ शिशु अगर कन्या है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसे जन्म से पहले ही मार डाला जाता है। और फिर बच्ची थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो जो गलत लोग हैं वो उसको गलत दृष्टि से देखकर उस पर दुष्कर्म जैसी घटनाएं करते हैं, और कितनी घटनाओं से अखबार भरे पड़े हैं, समाचार चैनल भरे पड़े हैं। उसके बाद घरेलू हिंसा, और इस प्रकार मतलब नारी के साथ जो कहना चाहिए अत्याचार और अन्याय वाली स्थिति है वो बनी रहती है। तो मानसिकता बदलने वाली बात है। महिला या नारी या औरत आबादी का आधा हिस्सा है, आधी आबादी इनकी है। उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। हमारा संविधान और हमारा सब और हमारे वेद पुराण और शास्त्र भी यही कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यह सब होते हुए, जानते हुए भी लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो लोगों को अपना भावनाएं बदलना पड़ेगी, और हम लेखकों की ये भूमिका है कि हम लोगों को समझाने का प्रयास करें कि नारी भी बराबर की अधिकारी है, उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। नर और नारी में पूरी समता वाली बात होना चाहिए। दूसरी बात आपने उठाई जातिवाद की, तो मित्रों थोड़ा सा हास्यास्पद लगती है ये बात कि जिस प्रकार हमें अपने माता पिता चुनने का या बदलने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार हमें अपनी जाति चुनने या बदलने का अधिकार नहीं है। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं वह हमारे बस में नहीं था, और न हम अपनी जाति बदल सकते। अब प्रश्न ये है कि जब जातियां हैं तो जातिवाद रहेगा, और जातिवाद पर खूब राजनीति हुई, और ये वोट कबाड़ने का साधन भी है, और इसका खेल जो है, तो सत्ता जो है जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, रंग भेद के आधार पे, भाषा के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं। मेरे मतानुसार कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव मुक्त दुनिया हो। जातियों को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन जातिवाद के समर्थक हम ना हों। युवाओं को ये चाहिए कि हम जाति सूचक सरनेम को अपने नाम से हटा दें जी। हम सिर्फ अपना नाम लिखें, जाति ना लिखें। और दूसरी बात, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह तो एक सा ही होता है। जाति, धर्म, ये सब चीज़ें तो हमने बनाई हैं, तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली बात नहीं है, और भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे प्रश्न का उत्तर तुमको मिल गया होगा। जी बिल्कुल, अच्छा आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न थोड़ा सा हम आपसे व्यक्तिगत करना चाहेंगे। अगर आपको जीवन फिर से जीने मिले तो कौन सी अपूर्ण इच्छा को आप पूरा करना चाहेंगे? मित्रों, मैं एक बैंक ऑफिसर था। मैं स्टेट बैंक में सर्विस मैनेजर रहा हूँ, और मैं मतलब 60 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है, और बहुत थोड़ा सा जीवन अब बचा है। तो क्या होता है कि आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है और नहीं कर पाता है, जैसे भाषाओं का ज्ञान। तो बांग्ला और तमिल बड़ी ही समृद्ध भाषाएं हैं अपने देश में, और इनमें विपुल साहित्य सामग्री लिखी गई है।
जो कि मैं इन भाषाओं के ज्ञान के अभाव में नहीं पढ़ पाता। तो मैं इन भाषाओं को बहुत अच्छी तरीके से सीख कर और सुब्रमण्यम भारती को भी पढ़ना चाहता हूँ, शरद चंद्र को भी पढ़ना चाहता हूँ, माइकल मधुसूदन दत्त को भी पढ़ना चाहता हूँ। साहित्य के बाद कला और संगीत, ये जो दो चीज़ें हैं जो बहुत आनंद देने वाली हैं जीवन में, इनमें मेरा बहुत कम दखल है। जीवन और मिला, आयु और मिली और स्वस्थ रहा तो मैं ये भाषाएं सीखने का प्रयास करूँगा और कला और संगीत में भी रुचि लेने का प्रयास करूँगा। हम तो यही चाहते हैं अंकल जी कि आप इसी जीवन में वो सब कुछ सीख लें और कला भी सीखें, संगीत भी सीखें और भाषाओं का ज्ञान भी आपको मिले। एक और प्रश्न है सर कि स्वर्ग नरक की कल्पना के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो बेटे, दुनिया में इतनी सारी अदालतें हैं, क्यों हैं कि अपराध किसी भी प्रकार के हों, अपराधों के मुकदमे उसमें चलते हैं, वो अदालतें दंड देती हैं। अदालतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ते हुए अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जो ईश्वर नाम की अदालत है, उस अदालत का भय दिखाने के लिए हमारे शास्त्रों पुराणों ने पाप और पुण्य की व्याख्या की है। आपका प्रश्न शायद स्वर्ग और नरक से है, तो स्वर्ग और नरक की कल्पना को अगर हम बकवास भी माने तो भी, जैसे कि मान्यताएं हैं, जैसे कि विश्वास हैं कि हम ऐसे काम करेंगे जो पाप की श्रेणी में आते हैं तो हम नरक में जाएंगे, और ऐसे कार्य करेंगे जो पुण्य की श्रेणी में आते हैं तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो अगला लोक सुधारने के चक्कर में, परलोक सुधारने के चक्कर में, इस स्वर्ग और नरक के छलावे में हम बहुत से गलत कामों को करने से बचते हैं और वह करने का प्रयास करते हैं जो उचित है, जो कि जिनसे हमें पुण्य का अर्जन होता है, हम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दुनिया के जितने धर्म हैं सब में स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाईयत में भी है, इस्लाम में भी है। तो बुरा करने से हम डरें, अच्छा करें। अगर मेरा तो ये कहना है कि अगर ये पाप और पुण्य वाली बात नहीं होती, स्वर्ग और नरक वाली बात नहीं होती, तो और अपराधों की संख्या और अधिक बढ़ जाती और इतनी बढ़ जाती कि अदालतें और ज़्यादा बनाना पड़ती और मुकदमे उनमें कभी कम ना होते। 24 घंटे उनमें अपील, वकील और दलील चलती रहती। तो इसलिए ये कल्पना या परिकल्पना अच्छी है स्वर्ग और नरक वाली। मतलब स्वर्ग और नरक की कल्पना लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। जी, बहुत सही। क्या ऋग्वैदिक समय से आज तक आप भारतीय परंपराओं को आलोचनात्मक तरीके से देखने के पक्षधर हैं? देखिए, जो वैदिक काल की व्यवस्थाएं थीं उनमें बहुत कुछ अच्छा था। महिला को, नारी को, पत्नी को बराबर का दर्जा था और सम्मान था। ज्ञान विज्ञान में बढ़ने के भी बहुत अवसर थे। मंडन मिश्र की पत्नी के बारे में आपने सुना होगा। धीरे धीरे बुराइयां और विद्रूपताएं पैदा होती गई, कुछ सुधार भी हुए। तो हर परंपरा, हर व्यवस्था आलोचना का कारण नहीं हो सकती। जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत व्यवस्थाएं हैं, उनकी निश्चित रूप से आलोचना होना चाहिए और आलोचना की व्यवस्था हर युग में रही है। बहुत हमारे एक ऐसे कवि हुए हैं, कबीर, 15वीं शताब्दी में, जो कि तमाम पाखंड और ऐसी चीज़ों के खिलाफ जिन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि निंदक नीरे राखिए और आंगन कोटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आलोचना से अगर कहीं कोई बुराई दूर होती है
तो बहुत अच्छी चीज़ है और निश्चित रूप से आलोचना कमियों को दूर करने का कार्य करती है। जी। इंग्लिश में एक बहुत प्रचलित विधा है सोनेट लेखन, आपने सुना होगा। तो उस लेखन को हिंदी में किस प्रकार लिखा जाना चाहिए? देखिए, सोनेट एक यूरोपियन डिसिप्लिन है जी, जो कि अंग्रेजी और दूसरी कई भाषाओं में सोनेट में लिखा गया है। हिंदी में सोनेट कवि त्रिलोचन जी शास्त्री ने लिखे हैं और उन्होंने सैकड़ों की तादाद में लिखे हैं। सोनेट, बल्कि सोनेट और त्रिलोचन एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे बन चुके हैं। कुछ सोनेट मैंने भी लिखे हैं और मुझे प्रसन्नता और गर्व है कि त्रिलोचन जी के सानिध्य में बैठा हूँ मैं, लिखना पढ़ना काफ़ी कुछ सीखा है। तो त्रिलोचन जी इसको रोला छंद में लिखा करते थे। तो रोला मात्रिक छंद है, जैसे कि दोहा। तो इसके लिए छंद पे हमारी पकड़ और छंद पर हमारा ज्ञान बहुत आवश्यक है। जी। तो सोनेट लिखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा कठिन है, लेकिन छंद में जो सबसे सरल चीज़ है वो है दोहा। अगर हम छंद में लिखते हैं तो दोहा और रोला से हमें प्रयास करना चाहिए और फिर हम इस दिशा में आगे बढ़ें। तो छंद में लिखना अपनी कविता को अधिक लोकप्रिय बनाना है, लेकिन आधुनिक हिंदी कविता जो है वह छंद से मुक्त हो चुकी है। उसके अपने नए मुहावरे, नए बिंब विधान लोगों के अपने हैं। तो अज्ञेय से लेके आधुनिक युग में अशोक वाजपेयी, कुमार अंबोज, मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश वगैरह वगैरह सब ये छंद मुक्त कविता लिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्तरीय कविताएं इनकी हैं। तो आपके मूल प्रश्न से मैं भटक गया। तो सोनेट सबसे पहले तो आप पढ़िए और पढ़ने के बाद काफ़ी अभ्यास के बाद सोनेट लिखने का प्रयास कीजिए। अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन है सोनेट में लिखना। तो जैसा कि आप बता रहे थे छंद मुक्त लेखन भी अभी बहुत प्रचलित है, तो क्या छंदात्मक लेखन छंद मुक्त लेखन से अधिक लोकप्रिय, मतलब जैसे उसमें प्रभाव अधिक डाल सकता है छंदात्मक लेखन छंद मुक्त लेखन के बजाय? छंद में हम जो कहते हैं उसमें संप्रेषणीयता बहुत होती है, सीधे सीधे हम लोगों तक पहुंच जाते हैं जी। लेकिन छंद की अपनी सीमाएं हैं। जबकि छंद मुक्त लेखन में हम अपनी बात को बिना किसी काट छांट के सीधे सीधे कह सकते हैं। तो यह तो लिखते लिखते अभ्यास से आएगा कि हमें छंद मुक्त लेखन करना चाहिए या छंद में लिखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मूल बात जो मैंने कही थी कि बहुत लिखने के लिए उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी आप पहले बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जैसे कविता लिखता है तो उसे केवल कविता नहीं पढ़नी चाहिए, कहानी मतलब गद्य साहित्य में भी उसको रुचि रखना चाहिए। तो अभी हम जैसे युवा साहित्यकारों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि वो पद्य साहित्य में तो रुचि लेते हैं, लेकिन गद्य साहित्य में न केवल लेखन बल्कि वो पढ़ने में भी ज़्यादा रुचि नहीं रखते। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कविता की परंपरा बहुत पुरानी है। अभी हम कबीर की बात कर रहे थे, 15वीं शताब्दी में हुए हैं, और कबीर के बाद बहुत लंबे समय तक तुलसीदास हैं, जायसी हैं और दूसरे कवि हुए हैं, अमीर खुसरो। तो पद्य में ही लेखन होता था। नाटक और जो कुछ भी है वो पद्य में ही लिखे जाते थे। गद्य जो है ये 20वीं शताब्दी, आधुनिक गद्य जो है 20वीं शताब्दी की देन है। उसके पहले पद्य में ही सब कुछ चलता था। तो पद्य में लेखन लोगों को लगता है कि अधिक प्रभावकारी होता है, जल्दी असर डालता है, इसलिए लोग कविता लिखने का प्रयास करते हैं, दूसरी विधाओं में हाथ नहीं आजमाते हैं। और मैं तो कहूँगा कि गद्य में लिखना पद्य में लिखने से ज़्यादा कठिन है।
क्योंकि लिखे गए में कोई बहुत ज़्यादा काट छांट की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है कि पेंसिल रबर के सहारे लिखा करो पहले, और जब लगता है कि ये फाइनल हो गई हमारी रचना, फिर उसको इंक आउट किया, क्योंकि फिर इंक आउट किए हुए में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती। आज के युवा तो सर मोबाइल पे लिखते हैं पेंसिल रबर का उनको। सर एक और प्रश्न है, आप सागर के वरिष्ठ कवियों में जाने जाते हैं, तो सागर के अन्य वरिष्ठ कवियों भी आपके साथ रहे हैं, तो सागर का ऐसा कौन सा कवि है जिनने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? देखो मित्रों, मैं स्टेट बैंक में था, हम लोग सितंबर में राजभाषा मास मनाते थे और उसमें हिंदी दिवस पे और कवि सम्मेलन का आयोजन भी होता था और ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें कवियों और साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाता था। ऐसे मैंने 20 आयोजन 20 साल तक किए हैं। तो पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी से लेके कोई भी महत्वपूर्ण कवि ऐसा नहीं है जिसको मैंने आमंत्रित नहीं किया है, वो बैंक में नहीं आया है। मेरे जहाँ तक प्रभावित होने का प्रश्न है, तो मैं 2 कवियों से बहुत प्रभावित रहा, कवि शिव कुमार जी श्रीवास्तव और दूसरे रमेश दत्त जी दुबे। बुंदेली का जहाँ तक प्रश्न है, हाँ, इसके साथ साथ जनपदी बोली की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, जब अपन लिखते हैं तो उसमें कई बार ऐसे होता है ना कि कहीं कोई शब्द अपन को नहीं सूझ रहा है, क्या लिखें, तो अपनी जो जनपदी बोली है, जैसे हमारी बोली बुंदेली है, बुंदेली के शब्द का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमें लगता है कि इसकी जगह उपयुक्त शब्द ये है तो उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं, अदरवाइज वो चलेगा। तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने ब्रज और अवधि में 50,000 नए शब्द दिए। तो ब्रज और अवधि जो कि मतलब जनपदीय बोलियाँ थीं। तो बात बुंदेली की चल रही थी, तो बुंदेली में माधव शुक्ल जी मनोज ने मुझे अच्छा प्रभावित किया और मुझे खुशी है और गर्व है कि ये तीनों स्वर्गीय कवियों के सानिध्य में बैठ के और एक ही मंच पे कई बार कविता पढ़ने का और अपनी रचना को साझा करने का अवसर मुझे मिला। आधुनिक युग में अक्षय जी अनुग्रह, वो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, किंतु उनकी कविता बहुत अच्छी है, उनकी कविताएं आप पढ़ें, उनकी कविताएं आप सुनें। और शिव कुमार जी श्रीवास्तव, रमेश दत्त दुबे जी की कविताएं ढूंढ कर पढ़ें और उनका आनंद लें। उनकी हर रचना में एक संदेश है। सर, अब अपनी फेवरेट 5 बुक्स का नाम और बता दीजिए। देखिए, मेरे पसंदीदा रचनाकार एक तो प्रेमचंद रहे हैं जी। तो गबन, गोदान, ये इनकी 2 उपन्यास मुझे बहुत पसंद रहे हैं। पंजाबी की लेखिका अमृता प्रीतम से मैं बचपन में बहुत प्रभावित था, उनका लगभग पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है। तो उनका पिंजर नामक उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। मैं जिनके जीवंत सानिध्य में बैठा, ऐसे कवि त्रिलोचन जी शास्त्री की किताबें शब्द और धरती, मेरे काव्य संकलन, ये मेरे को बहुत पसंद रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण कवि जिनकी मैं चर्चा नहीं कर पाया, उनके वैसे निकट सानिध्य में तो नहीं रहा, मैं गर्व है कि वो हमारे सागर के हैं, अशोक जी वाजपेयी। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और हिंदी विद्वान हैं। तो उनकी कविताओं का संकलन है शहर संभावना है। शहर संभावना, यह किताब, इस संकलन की कविताएं मुझे बहुत पसंद रहीं। और दूसरे कवि जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था, शिव कुमार जी श्रीवास्तव, शहर सहमा हुआ है, ये शिव कुमार जी का काव्य संकलन मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं कहानी नहीं लिखता, मैं उपन्यास नहीं लिखता, मैं कविता ही लिखता हूँ, लेकिन कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद आए। और एज ए पोएट राष्ट्रीय स्तर पे कवि त्रिलोचन और अशोक वाजपेयी मेरे पसंदीदा कवि रहे हैं।
वेरी मच सर, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपके उत्तर से हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हम और भी नए नए लेखकों से, कवियों से परिचित कराते रहेंगे। धन्यवाद।